तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बिहार स्पेशल जीके बिहार सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इससे पहले हमने कई पार्ट्स में लगभग 300 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 301 वो कहता है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वो कहाँ से हुए? पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से या उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर तामपत्र से, मुंगेर तामपत्र से, धर्मास्वामीन से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनेर तामपत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख? तो ममलूक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये प्राप्त हुआ किसे? तुगलक वंश से। ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक वंश है तुगलक वंश, वहीं से जो है बिहार में ये तुर्क राजवंश का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? ठीक है, बसातीनुल इसके बारे में कह रहा है। तो ये एक मूल्यवान स्रोत है। केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरहुत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तिरहुत आपको बता दें कि ये जो है हमारे बिहार का एक क्या है, प्रमंडल है। टोटल बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाहियान, युआन चांग, इत्सिंग, उपर्युक्त सभी। तो तीनों आए हैं यहाँ पे। बिहार आने वाले जो चीनी यात्री है, फाहियान भी आया है, युआन चांग भी आए हैं और इत्सिंग भी आए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 306 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो कौन मुगल काल के समय में आया था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। तो ये कौन आए थे मुगल काल के समय बिहार आने वाला प्रथम विदेशी? मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? पीटर मुंडी, फ्रांसियो बनर्नी, जॉन मार्शल या फिर मैनरिक। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसोय बर्निए। ठीक है, इसके अलावा पीटर मुंडी जो है वो भी भारत आए थे, ये बिहार आया था। ठीक है, जॉन मार्शल भी आया था और मैनरिक भी आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? तो ये मुल्ला तकिया की है या फिर मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या फिर मिर्जा गुलाम हुसैन। तो बहिरिस्तानी गैबी जो है वो किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, हम भग्नावशेष के द्वारा भी प्राचीन इतिहास बिहार का जान सकते हैं, यात्रा वृत्तांत और अभिलेख तीनों के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 310 नंबर प्रश्न कहता है अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ये अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से या फिर वैशाली से। तो ये सासाराम नहीं है, सहसराम में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से मौर्यकालीन जो अभिलेख है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत है, प्राकृत है, ए एवं बी दोनों है, न तो ए है न बी है। तो बता दें कि बिहार से प्राप्त जो मौर्यकालीन अभिलेख थी उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि। ठीक है, तो मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो प्राकृत, तो फिर यहाँ पहले क्या पूछा था? भाषा, तो वो हमारा प्राकृत हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा? लिपि। तो खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है
मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल। तो मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया की, मिर्जा नाथन की, मुल्ला बहबहानी की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिर्तुल अहवाल जो है वो रचना है मुल्ला बहबहानी की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो मिथिला के जो इतिहास के स्रोत में कौन है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकार या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है जब हम मध्यकालीन मिथिला के इतिहास को जानते हैं तो उसमें जो हमारे पास सोर्स होता है वो कीर्ति कला भी है, कीर्ति पताका भी है, वर्ण रत्नाकार, तो सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो बिहार के गया से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख अफसर से, तो उसमें कौन सा? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परवर्ती गुप्त। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस में मिलता है पाल शासकों के बारे में? देपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख, या फिर महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख, या उपर्युक्त सभी। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी के बारे में जो देपाल ने मुंगेर का अभिलेख लिखा उनसे भी, और नारायण पाल के द्वारा जो भागलपुर का ताम्रपत्रा अभिलेख लिखा उससे भी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत। तो सबसे प्राचीन अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बता दें कि टोटल जो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है और सबसे लास्ट वाला जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है? विनय पट्टिक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, या फिर दीर्घ निकाय से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा का जो सराय टीला है उसमें उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाल काल का जो बौद्ध द्वार है वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य विनय पट्टिक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो क्या जानकारी मिलता है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, न तो ए न बी। तो बौद्ध साहित्य का जो विनय पिटक और दीर्घ निकाय है उनसे जानकारी हमको मिलता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो मार्टिमर हीलर, दयाराम सहनी, विलियम जॉन्स, कनिंघम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो नालंदा में जो स्थित है नालंदा विहार उसका पता लगाया था आर ब्रूसफुट, कनिंघम, हीलर, मैकेंजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, चंपारण, लोरिया, अरारेज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 324 नंबर प्रश्न कहता है विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या शतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण में, छंगोदी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार से मौर्य प्राप्त अभिलेखों की लिपि है अरामाइक, खरोष्टी, ग्रीक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित? द्विभाषी तो बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ये जो अभिलेख मिला है जिसका बिहार में, वो कौन है? अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने कब बिहार पे ये किया था अपना आधिपत्य? वो 1580 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक या उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? गुलाम हुसैन तब्तबाई, रिजकुल्लाह, अब्बास सरवानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सियर उल मुताखरीन की जो रचना की है वो क्या है? गुलाम हुसैन तब्तबाई ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तब्तबाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। तो मुल्ला जो बहबहानी यात्री थे वो कहाँ के थे? अरब के, ईरान के, ये इराक के, ईरान के या फिर खल्ज के? तो मुल्ला जो बहबहानी जो यात्री थे वो कहाँ के थे? ईरान के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो आधुनिक बिहार के लिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज या उपर्युक्त में से कोई सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब हम आधुनिक बिहार, मॉडर्न जो बिहार का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम फ्रांसीसी बुकानन का भी और डिस्ट्रिक्ट गैजेटर और लैंड सर्वे का भी ये करते हैं, और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इस पे जो पहलू पर प्रकाश डाला गया वो है राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अपसड़ यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों पर कथित दृश्य अंकित है। रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के परिणय गाथा, रामायण के, महाभारत के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण के। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है कब? तो 1,00,000 ईस्वी पूर्व, 50,000 या फिर 40,000 ईस्वी पूर्व या फिर 25,000 ईस्वी पूर्व। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है 40,000 ईस्वी पूर्व अनुमानतः। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं डेहरी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मुंगेर एवं नालंदा से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य की जो है किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, हड़प्पा युग। तो ये हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले। तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य चिरांद से, पटना से, चेचर से या फिर मुंगेर से। तो ये मिला है मुंगेर से, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर यानी वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो किस युग के हुए? मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर या मध्यवर्ती या फिर नव प्रस्तर। तो चिरांद से जो मिला है वो नव प्रस्तर युग है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ताम्र प्रस्तर युग के चिरांद से, चेचर से, सोनपुर एवं मनेर से, उपर्युक्त में सभी। तो ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो तीनों जगह से, चिरांद से भी हुआ, चेचर से भी, सोनपुर एवं मनेर, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आगमन हुआ था ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है,
जबकि ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच को बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का उपयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, उपर्युक्त ए एवं बी। तो श्रुति और किंवदंती, ठीक है, दोनों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में जो मुख्य राज्य जो थे वो मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी सभी थे। तो चारों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? आर्य जाति के, ठीक है, आर्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा। तो तिरहुत, विदेह, मगध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो कौन था? अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। तो बिहार में जो उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का जो महान केंद्र था वो था विदेह, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में वात्र शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? ठीक है, तो अथर्ववेद में जो वात्र शब्द का प्रयोग कुरु के लिए, मगध के लिए, मगध या फिर अंग के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को कर सकते हैं वत्स, ठीक है, या फिर अंग कर लीजिए। तो मगध के लिए किया गया था वात्र शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो कौन जो था? विदेह, अंग, वज्जी, मगध। तो उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण राज्य रहा है वो रहा है विदेह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक? सामवेद से, वायु पुराण से, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो ये 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा? अंग, वज्जी, वत्स, मगध। तो कौन जो है कि वो बिहार में स्थित नहीं थे? अंग था, वज्जी था और मगध भी था, लेकिन वत्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल क्योंकि पूछा नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल आपको 50 क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।